हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा प्लीज बिल्कुल छो। और आज एक्सपेंडिचर मेथड थियोरेटिकली हमें फिनिश करना है, ठीक है ना जी। प्रैक्टिकली बेटा कल से स्टार्ट करेंगे। और बाबू इसके बाद जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसके खत्म हो जाएंगे तो बेटा एक थ्योरी लेक्चर और बचता है, ठीक है ना। और उसके बाद बेटा हम चैप्टर वाइज देखेंगे, पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, और बड़ी टेस्ट पैक करके चलेंगे ना जी। हाँ बिल्कुल इसका ठीक है जी। और कुछ तुम लोग बोर्ड के पेपर के बाद भी ले सकते हैं। चलो लोग सामने देखना। कि बेटा जितने इकोनॉमिक यूनिट्स हैं या जितने भी बेटा तो जितने भी सेक्टर्स हैं बेटा, सभी सेक्टर्स के खर्चे जोड़ो और एक्सपेंडिचर मेथड करो बेटा। फॉरेन सेक्टर, ठीक है। चारों सेक्टर के खर्चे जोड़ो और एक्सपेंडिचर तो बेटा एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। ये प्राइवेट सेक्टर का खर्चा है बेटा। गवर्नमेंट सेक्टर के खर्चे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और बेटा फॉरेन सेक्टर के खर्चे को बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट्स which is equal to exports minus imports. Exports is always बेटा वो x है और इंपोर्ट का जो सेकंड वर्ड आता है वो n है। ये ऐसे बने, ठीक है। लोग होता है अच्छा बेटा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सेक्टर के खर्चे। ये बेटा जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्म सेक्टर के खर्चे, और बेटा एक्स माइनस एम फॉरेन सेक्टर के खर्चे, ठीक है। बेटा हाउस होल्ड सेक्टर ने कुछ भी खर्चा करा, चाहे ऑन द ड्यूरेबल गुड्स, ऑन द नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ऑन द सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सारे खर्चे यहाँ पर जोड़ दो। एक आधा एक्सेप्शन है वो भी पता लग जाएगा। सर अगर आपको ध्यान हो तो बेटा इन चारों की मैंने कहीं ना कहीं चर्चा कर रखी है। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और सर्विसेज। पता है कहां पर? टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स। हाँ वही नहीं, फाइनल गुड्स के दो पार्ट थे, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल। कुछ याद आ रहा हो तो ठीक है ना सर। इसका लाइफ स्पैन काफी बड़ा होता है बेटा। जैसे आपके घर में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, व्हीकल जिनका लाइफ स्पैन काफी बड़ा है वो ड्यूरेबल गुड्स है क्या? ठीक है ना। और बेटा नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल बेटा वन और फ्यू यूजेस में खत्म, जैसे कि बेटा सॉस ब्ला ब्ला, ठीक है। सर्विसेज बेटा इनटेंजिबल नेचर होते हैं, गुड्स टेंजिबल नेचर होते हैं। पर बेटा अगर मैं सेटिस्फैक्शन तो बेटा दोनों का कॉमिक्स में गुड्स शेयर करता है, का डिफरेंस है, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात। लेकिन बेटा मैंने अभी क्या बोला, यहाँ एक एक्सेप्शन है। पहले मैं एक्सेप्शन का जिक्र कर देता हूं बेटा। ड्यूरेबल गुड्स में सब कुछ ले लेना, पर बेटा एक चीज मत लेना, ठीक है ना, वो है बेटा आपका खुद का घर। तो बेटा वो कहां कवर हो जाएगा वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। क्या क्या आएगा यहाँ पर? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज, सब जोड़ दो, पर एक चीज नहीं जोड़नी, आपका खुद का घर।
वो कहाँ आएगा बेटा, पता लग जाएगा। सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में एक और चर्चा भी है बेटा, अगर कोई प्राइवेट एनपीओ है और बेटा वो सर्व कर रही है हाउस होल्ड को, तो उसके खर्चे भी यहीं पर आएंगे। प्राइवेट एनपीओ सर्विंग द हाउस होल्ड। देखो बेटा, अगर कोई एनपीओ ऐसी है जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट ऑन्ड है, तो बेटा उसका खर्चा तो गवर्नमेंट के खर्चों में जुड़ जाता है। बहुत सारी गवर्नमेंट एनपीओ एनजीओ एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। अगर बेटा वहां पे आप खर्चा कर भी रहे हो तो बेटा इनडायरेक्टली वो खर्चा गवर्नमेंट ही कर रही है, गवर्नमेंट आपको दे रही है, आप खर्च रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो खर्चा ही गवर्नमेंट का, तो वो तो यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइवेट एनपीओ सर्विंग द हाउस होल्ड, अगर कोई प्राइवेट एनपीओ है और वो सर्व कर रही है हाउस होल्ड, तो उसका खर्चा भी बेटा हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चे में ही जोड़ देना। एग्जाम्पल बेटा, कोविड के टाइम पर आपने बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी होंगी जो बनी है, जिन्होंने बेटा कोविड में बहुत खाना पिलाना खिलाया गरीबों को, उसके बाद फिर शायद डिमोलिश भी हो गई, नजर भी नहीं आई, या कुछ अभी भी चल रही हैं बेटा, उसी दिन बनी थी कोविड जब आया था, उसके बाद अब रेगुलर चल रही है। मैं एक दो का नाम बोल देता हूं, मैंने आपके साथ बहुत सारा डिस्कस किया है ये पिछली बार भी बेटा, मुझे तो जो पता है मैं उसकी बात कर सकता हूँ। नमस्कार में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और ये कोविड में ही बनी, नाम रखा इन्होंने लंगर फॉर हंगर, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन ही कोविड में बनी है, पोल करे सबने मनी और बेटा सर्व करना शुरू करा हाउस होल्ड को, जो भी गरीब लोग थे जिनके पास मीन्स नहीं थे उस टाइम पर खाने के, इन्होंने बहुत सर्व किया, ठीक है ना। सर एक नहीं हो सकती, सागौर में कम से कम 50 ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है ना। क्या बेटा लॉयंस क्लब और रोटरी क्लब ने भी खाना खिलाया? सर बतेरा खिलाया, बतेरे नाम है, बतेरे नाम, कोई नाम की गिनती नहीं है इस चीज में। प्राइवेट एनपीओ है, गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, क्लियर है बेटा, बात समझ में आती है। तो प्राइवेट सेक्टर के खर्चे आने के, हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चे तो यहाँ आने ही आने हैं बेटा। अगर कोई प्राइवेट एनपीओ ने खर्चा किया जो सर्व कर रही है हाउस होल्ड, उसका खर्चा भी यहाँ है। बस ध्यान ये रखना, प्राइवेट एनपीओ गवर्नमेंट ओन ना हो, ठीक है जी। अच्छा बेटा, फिर जीएफसी क्या है बेटा, गवर्नमेंट ने कोई भी खर्चा किया, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, चाहे बेटा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में, चाहे बेटा डिफेंस मैनेज करने में, सारे खर्चे जोड़ दो गवर्नमेंट के जितने भी हैं। लेकिन बेटा 4 खर्चों को हम स्पेसिफिकली याद रखते हैं, ठीक है ना। ये 4 बातों को हम स्पेसिफिकली याद रखते हैं, सुनना और समझना। बाबू सबसे पहली चीज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द गवर्नमेंट। बेटा इतने सारे सरकारी डिपार्टमेंट है, उसमें काम करने वाले इतने सारे सरकारी लोग हैं, अगर बेटा सरकार किसी को भी सैलरी वेजेस पे कर रही है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब वेजेस सैलरी से, तो बेटा वो कहां जोड़ेगी बेटा, यहीं पर जोड़ेगी। स्पेसिफिकली याद रखना 4 खर्चों को। ऐसा तो मैंने बोल दिया सरकार के सारे खर्चे जोड़ दो, ठीक है ना जी। सब क्या सरकारी डिपार्टमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट में? सर गिनती है, अब ये बताओ, सरकारी हॉस्पिटल है, सर इतने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जाके देखो तो सही, इनकी सैलरी कहां से आ रही है? सरकार से आ रही है बेटा। सरकारी स्कूल्स हैं बहुत सारे, सर सबकी सैलरी कहां से आ रही है? सरकार से आ रही है। इनकम टैक्स ऑफिस है, सरकार से आ रही है सैलरी बेटा, समझ में आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज है, सैलरी कहां से आ रही है बेटा? सरकार से आ रही है। तो दिक्कत तो नहीं, समझ में आया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बेटा एक टर्म आती है, बहुत बड़ी टर्म है, लिखूंगा नहीं, बोल देता हूं, चाहे 2 बार बुलवा लो। डायरेक्ट परचेसेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर द एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? डायरेक्ट परचेसेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर द एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। क्या बेटा इंडियन एम्बेसी दुनिया की लगभग हर कंट्री में, लगभग हर कंट्री में, बाबू एक्सेप्ट इंडिया, बाकी हर कंट्री में नजर आ जाते हैं। बाबू मान लो ऑस्ट्रेलिया में कोई इंडियन एम्बेसी है, बाबू इंडियन एम्बेसी इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली, अगर आपको याद हो तो। बाबू अच्छा एक बात बताओ, अगर इंडियन एम्बेसी में बहुत सारे इंडियंस काम कर रहे हैं और बेटा अगर उनको किसी भी सामान की जरूरत पड़ती है, तो क्या बेटा वो इंडिया से जाता होगा? नहीं बेटा, हर केस में जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ सामान जाता भी हो इंडिया से, पर बेटा हर केस में जरूरी नहीं है। मान लो उनको स्टेशनरी चाहिए, क्या उसके लिए इंडिया से जाएगी फ्लाइट? बेटा कहां से खरीदते होंगे? ऑस्ट्रेलिया से ही खरीद लेते होंगे ना वो सामान, यही होता होगा ना। तो बेटा इसी खर्चे की बात कर रहे हैं। पेमेंट कौन करेगा इस खर्चे की? ऑब्वियसली गवर्नमेंट करेगी बेटा,
ठीक है ना। आपको पता है वैसे इसमें बेटा जो लोग काम कर रहे हैं वो सब क्या है बेटा, IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, ठीक है ना, और सरकारी नौकर है बेटा सबके सब। समझ में आ रही है बेटा बात, यही बात है डायरेक्ट परचेसेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर द एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। डायरेक्ट परचेज करी अब्रॉड से, ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट परचेज करी, किसके लिए बेटा, ऑस्ट्रेलिया में रह रही इंडियन एम्बेसी के लिए। समझ में आती है बात। अच्छा एक बात बताओ, आप थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए देख लेते हैं, थोड़ा जज कर लेते हैं कि बेटा खर्चा आपको क्या लगता है कहाँ हुआ होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में या नहीं। बेटा खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी में ही माना जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। जितना मर्जी खर्चा हुआ वहां पर, ये बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हुआ खर्चा है, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में आ रही है बेटा बात। बाबू दो खर्चे और हैं, आराम से सुनना और समझना बेटा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जोड़ दो सरकार की और माइनस कर दो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द जनरल गवर्नमेंट। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द जनरल गवर्नमेंट, सुनना काम की बात है बेटा। बाबू ये दोनों खर्चों को साथ साथ पढ़ा जाता है। मैंने कहा टोटल चार बातें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर द एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड, दो बातें और है और साथ साथ ही पढ़नी है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐड कर दो और माइनस कर दो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा क्या ये मुद्दा मैं बता देता हूं। तो सरकार ने क्या किया, बहुत सारा नेटवर्क बनाया, पीडीएस का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिनको हम राशन शॉप बोलते हैं। सरकार ने क्या किया बेटा, आज किसानों से ना 15 रुपए किलो गेहूं खरीदी और बेटा राशन शॉप में बेटा 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, मान लो 2 रुपए किलो बिकवा दी। ठीक है, सरकार ऐसा करती है। मैं अगर आपसे जानना चाहूं सरकार का खर्चा कितना हुआ, तो 1 मिनट में कोई बच्चा बोल सकता है 13 रुपए किलो। यही बड़ी सिंपल सी कहानी है। लेकिन बेटा ये करवाते उसको 13 रुपए किलो ही है, पर इनका लिखवाने का तरीका बहुत अलग है। बेटा 15 रुपए किलो आपने खरीदा, कहता सरकार की इंटरमीडिएट कंजम्पशन जोड़ दो, इनडायरेक्टली मींस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ दो, और कहता जो सरकार ने सेल किया वो माइनस कर दो। यानी कि पहले कहेगा 15 रुपए किलो जोड़ दो और 2 रुपए किलो जो आपने बेचा वो माइनस कर दो। यार घूम फिर के कान इधर से पकड़ो उधर से, आया 13 रुपए किलो, पर लिखवाने का तरीका ये। क्लियर हो बेटा मैं इस बात को लेकर, क्या किया इन्होंने, इनके लिखने का तरीका क्या है। ये कहेगा पहले 15 रुपए किलो जोड़ो और फिर यहाँ पर 2 रुपए किलो माइनस कर दो। ये तो सरकार को सेल से रियलाइज हुआ पैसा, और ये सरकार ने खर्चा, भाई खर्चा तो हमारे हिसाब से भी 13 रुपए किलो ही था। क्लियर है बेटा बात, समझ में आई बात। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं, सर किसी भी तरीके से ना एक्सपेंडिचर मेथड ये नहीं कहता कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन जोड़ो या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जोड़ो। अभी आप मेरे को कहोगे कि हाँ आप जोड़ भी रहे हो ये बात, सर निकलवाने का तरीका ये, आप खुद सोचो मैं बोल के आता था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मुझे सर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जोड़नी है। ये तो बेटा एक स्टाइल है उनका कैलकुलेट कराने का, इस वजह से उन्होंने बोला है। मेरा मोटो कोई नहीं है, मैं किसी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं जोड़ना चाहता है। क्लियर है आपको ये बात, समझ में आई बेटा बात। बढ़ जाए आगे। सर सबसे टिपिकल मुद्दा जिस पर डिस्कशन करना है वो जीडीसीएफ है। देखो मैं आपको बता देता हूं, न्यूमेरिकल में ये टर्म 99% बिल्कुल डायरेक्ट पड़ी होती है। अगर कभी किसी ने परेशान करना हो तो ऐसा हो सकता है बेटा कि हाउस होल्ड सेक्टर ने इतना खर्च कर दिया, प्राइवेट एनपीओ ने इतना खर्च कर दिया, कहीं 100 में से क्वेश्चन में दिखेगा, वरना डायरेक्टली मिलेगा आपको। सर ये भी बिल्कुल डायरेक्टली मिलेगा, कभी इसमें आज तक मैंने किसी भी न्यूमेरिकल में इसमें कोई पेज नहीं देखा। ठीक है ना, फंसाता कौन है बेटा, फंसाता सिर्फ एक ही चीज है ये। ठीक है ना, ये भी इक्का दुक्का बात करता है फंसाने वाली, ज्यादातर बेटा यही कहानी। ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से समझना, और इसमें जितने बेटा टेढ़ा हो सकता है क्वेश्चन, जैसा भी बन सकता है वो सब मैं बताऊंगा कैसे बन सकता है, अभी बताऊंगा आज ही। तो जीडीसीएफ के ना 2 पार्ट है, एक पार्ट का नाम है जीएफसीएफ और दूसरे पार्ट का नाम है बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये बेटा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके 2 पार्ट है, जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। बहु देखो एक बात ये बहुत आराम से समझ लो बेटा, जीडीसीएफ का मतलब क्या होता है, थोड़ा मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूं बेटा। डोमेस्टिक वर्ड सिर्फ ये बता रहा है कि खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, इस वर्ड की अपने आप में कोई अहमियत नहीं है।
अगर आप ये भी बोलोगे ना इट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो मुझे वो भी बिल्कुल ओके। बेटा कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट ये दोनों एक ही नाम है बेटा, पहले भी चर्चा हुई है, ठीक है ना। और बेटा डोमेस्टिक वर्ड सिर्फ ये बता रहा है कि खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है। कुछ लोग बेटा इसको प्यार से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, तो जो मर्जी बोलो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलो, लेकिन हम याद ऐसे रखते हैं इसको GDCF, ठीक है जी। इसके दो पार्ट है बेटा, GFCF और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। बेटा GFCF क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और यहाँ बेटा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ही बातें करनी। बाबू क्या है फिक्स्ड एसेट्स? देखो बेटा यहाँ तीन बातें हो सकती हैं, किसी को याद है बेटा? एक काम आती है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक काम आती है बेटा ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, एक आती है बेटा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सुनना और आराम से समझना। बेटा मैंने क्या बोला? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के बेटा तीन पार्ट हैं, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की बात होने वाली है। क्या क्या बेटा तीन पार्ट है? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सर अगर आप बिजनेस चलाते हो, यानी कि आप फॉर्म सेक्टर हो और आपने बेटा कोई भी फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा किया, लेट्स सपोज कि आपने एक नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, सर वो खर्चा कहां पर आएगा? सर यही आएगा, फिक्स्ड खर्चा है, फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा है। बेटा आप सरकार हो, आपने एक नया हाईवे बना दिया, फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा किया, वो कहां आएगा? सर वो यहाँ आएगा, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और अगर आप बेटा एक हाउस होल्ड सेक्टर हो, एक प्राइवेट सेक्टर हो, और आपने बेटा खर्चा कर दिया अपना घर बनाने पर, तो मैंने यहाँ बोला था बेटा ड्यूरेबल में सब ले लेना, घर मत लेना। और मैंने कहा था मैं बताऊंगा कहाँ ऐड होगा, सर वो यहाँ ऐड होगा। फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स में भी स्पेसिफिकली सिर्फ घर। बेटा देखो क्या नाम है? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। समझ आई बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तक बेटा मैंने जितना मुद्दा बोला सब क्लियर है पक्का से? बढ़ना है आगे। बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे बना? अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कुछ लोग चेंज इन स्टॉक बोल सकते हैं, कुछ लोग अनसोल्ड स्टॉक बोल सकते हैं, कुछ लोग इंक्रीज इन स्टॉक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लो बेटा सब ठीक है, ठीक है ना जी। यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक के बराबर होता है, ठीक है जी। बाबू मैं वही बात करूंगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक में, जो मैंने कभी अभी 4 दिन पहले बेटा वैल्यू एडेड मेथड में की थी, ठीक है ना। और आपको याद कराने की कोशिश करूंगा बेटा क्या मुद्दा है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं बेटा कि जब आप इन चारों चीजों का टोटल करोगे, जब हम वैल्यू एडेड मेथड में सब चीजों का टोटल करते थे, तो वो डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कराता था? GDP एट एमपी। जब हम बेटा इनकम मेथड में टोटल करते थे, तो वो क्या कैलकुलेट कराता था? NDB एट FC। सर ये मेथड GDP एट MP ही कैलकुलेट कराएगा, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं क्लियर कर देता हूं अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट भी है। सर भाई जी बेटा एक भी फिक्स्ड एसेट्स मैंने ऐसे ली जिसमें डेप माइनस कर दिया, व्हाई नॉट ग्रॉस? ग्रॉस ही तो कैलकुलेट कराएगा। मैंने कोई फिक्स्ड एसेट्स ऐसे ली बेटा जिसमें डेप माइनस कर दिया, देख लो, नहीं किया ना, तो जी तो कैलकुलेट कराएगा बेटा। मैंने हमेशा अभी तक डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की है ना, ये भी देख लो, चाहे मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी की तो बात करी है हर जगह पे अभी तक, ठीक है ना जी। सर YMP आपको क्या लगता है? हाउस होल्ड सेक्टर ने ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या सर्विसेज खरीदी होंगी, टैक्सेस नहीं दिए होंगे? ऑब्वियसली दिए होंगे ना, क्लियर है ना। और अगर टैक्सेस दिए हैं तभी तो MP बेटा, MP में तो टैक्सेस जुड़ जाते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ये समझ में आया बेटा GDP एट MP है। अच्छा GDP की सिंपल डेफिनेशन क्या है? प्राइवेट सेक्टर, सॉरी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर मिलकर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है एक साल में एक इकोनॉमी में? सर प्रोड्यूस करता है या सेल करता है? ये वर्ड से सब अवेयर है ना बेटा? कितने गुड्स आप प्रोड्यूस करते हो, मेरा मुद्दा वो होता है। यानी कि बेटा इस GDP एट MP में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसपे जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी प्रोडक्शन में खर्चा कर रहे हो, सब जोड़ना है ना, यही मुद्दा है ना। सेम वैल्यू एडेड मेथड में भी तो यही बात थी लगभग अगर आप याद करने की कोशिश करो बेटा। वैल्यू एडेड मेथड में फॉर्मूला क्या था अगर कुछ याद हो तो? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहां पर बेटा हम ऐड करते थे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि बेटा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मैंने यहाँ कुछ लॉजिक क्लियर किया था अगर आपको याद हो। जो लॉजिक यहाँ था वही लॉजिक बेटा मैं दोबारा भी बोलने वाला हूँ, एक बार फटाफट से सामने देखना।
बेटा आपका ईयर है मान लो बेटा 22-23, 31 मार्च 2022 को इकोनॉमी में स्टॉक है, कुछ भी समझ लो बेटा 2000 रुपए का, ठीक है जी। और पूरे 2022-23 में बेटा आपने सेल्स करी है 50,000 रुपए की, और बेटा 31 मार्च 23 को इकोनॉमी में स्टॉक है बेटा 5,000 रुपए का, ठीक है ना सर। एक बात है, जब मैं यहाँ प्रोडक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं, आप खुद सोचो बेटा, ये 50,000 रुपए का गुड्स मैंने इस साल में बेच दिया, हो सकता है बेटा 50 के 50,000 का इसी साल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि बेटा जो पिछला 2000 का पड़ा था, जो पिछला 2000 का पड़ा था बेटा, वो मैंने बेच दिया हो, बाकी 48,000 का इस साल प्रोड्यूस किया हो। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? पिछला पड़ा था ना मेरे पास 2000 का बेटा, ये किस साल के जीडीपी में ऐड हुआ होगा? पिछले साल के 21-22 के जीडीपी में ऐड हुआ होगा, तो क्या इसका इस साल ऐड होना बनता है? ये तो पिछले साल के जीडीपी में जुड़ चुका है ना, पिछले साल प्रोड्यूस हुआ था ना, इस साल तो प्रोड्यूस नहीं हुआ। बेटा मैंने 50,000 का गुड्स बेचा इस साल में, लेकिन बेटा 2000 का तो पिछले साल प्रोड्यूस हुआ था, वो मैंने माइनस कर दिया। क्या बेटा ये 5,000 का जो इस साल बच गया, क्या बेटा वो भी ऐड होना है? हाँ, प्रोड्यूस तो इसी साल हुआ, मेरा मतलब तो कभी सेल से नहीं है, मेरा मतलब तो प्रोडक्शन से है। अगर ये गुड्स मेरे पास बचा है तो प्रोड्यूस तो इसी साल ही हुआ है ना, तो बेटा इस लॉजिक पे मैं इसको भी ऐड कर देता। याद आई आपको बात? ये करते थे ना वैल्यू एडेड मेथड में, बेटा मैं अभी भी वही कर रहा हूं। देखो मैंने आपसे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में ऐड करवाया, ये देखो ऐड करा। अब कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि भैया ये तो आपने ऐड नहीं करा। बेटा मैंने करा दिया, आप सोच नहीं पा रहे हो। सोचो कहां ऐड करा? बेटा यहां पर। वहां कैलकुलेट करने का तरीका अलग था, यहां अलग है सर। वहां हम सेल के हिसाब से कैलकुलेट करते थे, यहां हम खर्चों के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अरे इकोनॉमी में अगर फर्म बेचने वाली है तो बेटा खरीदार कौन है? खरीदार बेटा सारा का सारा हाउस होल्ड सेक्टर है। जितनी आपकी सेल होंगी उतनी तो इनकी परचेजेस होंगी, यहां जुड़ तो चुकी वो बात। तो सेल वाला मुद्दा बेटा यहां जुड़ चुका है, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक बेटा यहां जुड़ रहा है। बात वही जोड़ी है मैंने जो वहां जोड़ी थी। क्लियर हुई है बात? क्लियर है बेटा ये मुद्दा? बढ़ाएं बात को आगे अगर इतना क्लियर है तो। ठीक है जी, मैं इसके ऊपर वापसी करूंगा अभी सर, 5 मिनट दे दो मुझे, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं। तो ऐड कर दो एक्सपोर्ट्स और बेटा लेस कर दो इंपोर्ट्स। बेटा एक्सपोर्ट्स क्यों ऐड करें? बेटा कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हम? जीडीपी एटएमपी। एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? जिसपे खर्चा मेरे देश ने करा, मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी ने करा, हमने बाहर बेच दिया। वो छोड़ दो बेटा, बाहर बेच दिया, खर्चा किसने किया? हमने किया। कर दो बेटा ऐड, और बेटा एक्सपोर्ट्स क्यों माइनस कर दो? सर मेरे देश की टेरिटरी ने खर्चा नहीं किया, फॉरेन की टेरिटरी ने खर्चा किया, बेटा उन्हें बाहर निकाल दो। समझ में आ रही है बेटा बात? तो दिक्कत तो नहीं, बात ओके। बेटा पेपर परेशान करने के लिए सर मैंने बोल दिया यहां से ज्यादातर कुछ नहीं आएगा, ज्यादातर यहां से कुछ नहीं आएगा, ये तो सीधा सीधा होते हैं बेटा न्यूमेरिकल में। सर ये परेशान करने के लिए क्या करता है? कुछ नहीं बेटा, याद के टर्म दे देगा नेट इंपोर्ट्स, बच्चा देखता नहीं है, ओवर एक्साइटेड। बेटा ऐड नेट एक्सपोर्ट्स करना है, और अगर नेट इंपोर्ट्स है तो उसको क्या करना है? माइनस करना है। और आपको बता देता हूं पेपर में क्या होगा, ऐसे दिया होगा नेट इंपोर्ट्स -50। समझदार को इशारा काफी। बेटा अगर नेट इंपोर्ट्स हैं, पहली बात तो मुझे नेट एक्सपोर्ट्स जोड़ने होते हैं, अगर नेट इंपोर्ट्स है तो माइनस करने हैं ना, और वो है खुद भी माइनस में, यानी कि बेटा वो माइनस माइनस फिर ही प्लस हो जाएंगे। बस इतना ही परेशान कर सकते हैं, जो बाकी परेशानी वाला मुद्दा है वो एक ही है। ठीक है जी, फटाफट से इसको रिपीट करेंगे, सब सामने देखेंगे बेटा, और अभी वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस लेवल की परेशानियां ये दे सकता है न्यूमेरिकल में, अभी करेंगे बेटा। तो जेडीसीएफ एक बार बताना फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, 2 पार्ट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड मतलब सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की बात कर लो बेटा। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट।
गवर्नमेंट सेक्टर ने हाईवे बनाया, गवर्नमेंट सेक्टर की फिक्स्ड एसेट्स, हाउस होल्ड सेक्टर का घर, और बेटा फर्म सेक्टर के सारे फिक्स्ड एसेट्स, तीनों जोड़ दो। ठीक है जी, यानी क्या कर रहे बेटे, ऐसे ही होएगा पेपर में भी, जब रिजल्ट आएगा ना 4 बार देखेगा तू, मेरा ही है ना बाबू। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, हाँ जी बाबू, किससे मिलकर बना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। लॉजिक समझ में आया? सर मैं प्रोडक्शन निकाल रहा हूं, मैं कोई सेल्स नहीं निकाल रहा। जीडीपी प्रोडक्शन की बात करता है। क्लियर है बेटा बात? अब बाबू पंगा क्या आता है ये समझ लेना ढंग से। बाबू पेपर में आपको टर्म देता है GDFCF, पहली परेशानी। बाबू GDFCF के मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा बच्चा कहता है मैंने यार ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा है, मैंने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी पढ़ा है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? बेटा डी वर्ड कहीं भी तुम्हारा मन करे चाहो तो लगा देना, चाहो तो हटा देना। डी वर्ड सिर्फ ये बताने के लिए कि खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, यानी कि ये कुछ और नहीं, ये बेटा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ही है। यहां पर हो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ो, पहुंच जाओगे GDCF तक, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात? बेटा पेपर ने टर्म दी NDFCF, तो बेटा कभी भी नेट देगा ना चुपचाप डैप ऐड करके पहले इसको ग्रॉस तक तो ले आना, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो टर्म क्या है। बेटा अगर नेट दे दिया है तो पहले डैप ऐड करो, पहुंच जाओ GDFCF तक, और GDFCF क्या है बेटा, कुछ और नहीं GFCF है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जोड़ो, पहुंच जाओगे बेटा GDCF तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सिर्फ समझदार बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट ये क्या है। पहले क्या करूं, फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर नेट टर्म है तो पहला काम क्या है बेटा, डैप ऐड करके ग्रॉस तो बना ही लो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये है क्या, ये या ये? सर ये GDCF है। कैसे बाबू? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन में कोई अंतर नहीं होता, इन्वेस्टमेंट लिखो या CF लिखो कोई अंतर तो नहीं है बेटा। डी वर्ड कभी भी कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं भी हटा सकते हो, बता दिया मैंने आपको। ये सब ये बता रहे कि खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरी का, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा बात? अच्छा चलो जी, आ रही है तो बढ़िया बात है। अच्छा ऐसे हो तो NFI, तो ये क्या है, क्या करा था, पहला स्टेप क्या है, पहले तो डैप ऐड करो, बाकी तो बात तुम्हें बाद में ही समझ में आएगी बेटा। पहले डैप ऐड करो, कहां पहुंच गए, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की जगह क्या लिख दिया मैंने, CF, यानी कि कहां पहुंच गए GFCF, आई जोड़ लो और पहुंच जाओ यहां पर। बस ये इतना ही परेशान कर सकता है जितना मैंने लिख दिया, इससे ज्यादा इसको परेशान नहीं कर सकता। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा बात? चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर इस मेथड से नेशनल इनकम तक जाना हो तो स्टेप्स क्या है बेटा? सबसे पहले इकोनॉमिक, अब ये क्लासिफाइड इंडस्ट्री इनटू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं है। गुड मॉर्निंग, वो वैल्यू एडेड मेथड में था, वो इनकम मेथड में था, खुश होते रहते हो, एक जैसी बात चल रही है बेटा। इस बार है क्लासिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनटू हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। बेटा जितनी भी इकोनॉमिक यूनिट्स इकोनॉमी में दिख रही है, ठीक है ना, उनको डिवाइड कर लो बेटा, क्या क्या हाउस होल्ड है, क्या क्या फर्म सेक्टर है, क्या क्या गवर्नमेंट सेक्टर है, क्या क्या बेटा फॉरेन सेक्टर है। डिवाइड हो गया बेटा। ये कहते हैं इनके एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो बेटा। हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चों को ऐड करोगे, गवर्नमेंट सेक्टर के खर्चों को ऐड करोगे, फर्म सेक्टर के खर्चों को ऐड करोगे, और बेटा फॉरेन सेक्टर के खर्चों को ऐड करोगे। सर सबको ऐड कर दो, कर दिया ऐड, आपको पता है किसके बराबर होगा ये, GDP/MP। स्टेप 3 कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है ना, विच इज इक्विवेलेंट टू NDP/FC। सर GDP/MP पर NDP/FC तक पहुंचना है, पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? इजिली पहुंच जाएंगे बेटा। माइनस कर दो और बेटा माइनस कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट नेशनल इनकम विच इज इक्विवेलेंट टू NNP/FC। पहले कहां पर है,
एनडीपी एट एफसी तक है सर, कर देना ऐड, कर देना एनएफआईए को ऐड बेटा, पहुंचो, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया? प्रिकॉशंस बेटा, ऐसी कोई प्रिकॉशन नहीं है जो हमने नहीं सुनी, ठीक है ना। इसकी प्रिकॉशंस लगभग पुरानी है। सबसे पहले कहेगा इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को मत जोड़ना बेटा, हम भी नहीं जोड़ने वाले। हम जब बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो मतलब फाइनल मतलब फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। वो कहता है कोई भी खर्चा करा आपने सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर तो वैल्यू नहीं जोड़नी, ब्रोकरेज कमीशन जोड़नी है। ये वैल्यू एडेड मेथड से चली हुई आ रही बात। कहता है बेटा कोई भी खर्चा किया आपने शेयर्स खरीदने पर, डिबेंचर्स खरीदने पर, बॉन्ड्स खरीदने पर, वो खर्चा नहीं जोड़ना, लेकिन बेटा ब्रोकरेज कमीशन जोड़नी है। सर हमें भी पता है कि ये खर्चा नहीं जोड़ना, आपको याद है ना बेटा, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, दीज आर मेयर पेपर क्लेम्स। इन्हें बोला जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में कि ये सिर्फ पेपर क्लेम है, ये नहीं जोड़ने। ये कोई आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में पैसा नहीं लगा रहे। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमना तय होता है, वो प्रोडक्शन। शेयर खरीदने में कोई खर्चा हुआ नहीं भाई, नहीं, ये कोई एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट नहीं। इससे कुछ कमाया सर, ये कोई इनकम मेथड का पार्ट ही नहीं है, ठीक है ना जी। और बेटा अगर आपने कोई खर्चा किया अपनी ही प्रोडक्शन यूनिट के लिए, तो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू निकालना और बेटा जोड़ देना, ठीक है ना। सब पुरानी बात है, ये सब हमने पढ़ी हुई है बात, सारी के सारी प्रिकॉशंस, तो दिक्कत तो नहीं। चलो जी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा। है अरे भी तो इतना सारा टाइम पड़ा, 13 मिनट कैसे कल कहते हो तो, अरे 13 मिनट अभी है। चलो जी वो स्टार्ट करते हैं, आज एक सेकंड लोग उत्तर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, बस सामने देखते हैं। इलस्ट्रेशन 26 तक कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, 27 मैं नहीं कर रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, सर पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ और बेटा नेट एक्सपोर्ट्स, ये सब कुछ डायरेक्टली गिवन है बेटा। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा 28 जैसा, यहीं पर करेंगे कैलकुलेट, मैं ही कर रहा हूं बेटा, आपको कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले कहता है कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, बेटा बुक की तरह भगवान बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कहीं डायरेक्टली निकालने लग जाओ, सर ये मेथड डायरेक्टली कुछ कैलकुलेट नहीं कराता भाई, जीएनपी एट एफसी ये कैलकुलेट कराता है जीडीपी एट एमपी। और फिर मेरी वही रिक्वेस्ट रहेगी, बच्चे यही करते हैं, अच्छा पहले एनडीएफसीएफ दे रखा है ले भाई, फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, लो जी लिखो फटाफट। सर अगर आप ऐसे करोगे ना वो दिक्कत रहेगी, ठीक है ना। बाद में ढूंढते रहोगे मैंने क्या ऐड कर दिया क्या नहीं ऐड कर दिया। तो सर फॉर्मूला सिंपल है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी। सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है बेटा 1500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 प्लस, अब सामने देखो बेटा गिवन है एनडीएफसीएफ, बेटा डोमेस्टिक वर्ड की कोई रेलेवेंस नहीं है, बस ये बता रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी में खर्चा हुआ, बस मेरे लिए बहुत है। यानी कि ये है क्या बेटा एनएफसीएफ, और मुझे क्या चाहिए बेटा, मैं इसको डैप जोड़कर बेटा जीएफसीएफ निकाल लूंगा, और जीएफसीएफ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जोड़ूंगा तो जीडीसीएफ बनेगा, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। तो बेटा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 350, बेटा इसमें सबसे पहले डैप ऐड करके इसको ग्रॉस बनाओ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बेटा प्लस कर दिया, ये आ गया बेटा जीडीएफसीएफ, यानी कि बेटा जीएफसीएफ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और जोड़ दो, यानी कि बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बेटा क्लोजिंग स्टॉक इज 100, ओपनिंग स्टॉक इज 60, यानी कि बेटा 100 माइनस 60 40 और जुड़ गया। बहु नेट एक्सपोर्ट्स जोड़ दो, नेट एक्सपोर्ट्स ये लिखे हुए बेटा -10, कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, फिर बेटा कन्वर्जन होगा इसका जीएनपी एट एफसी में, ठीक है। दैट्स इट, आपके लिए कुछ होमवर्क है, ठीक है ना। हाँ अरे होमवर्क है 10 करने हैं, 38 तक करके लाने, एग्जाम्पल 38 तक, मैं जाना नहीं दे रहा भाई मैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।